हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल हैं दोस्तों। एक शानदार क्लास के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ। 23 नवंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन इस क्लास में लिए हैं मैंने और उन्हें सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता ही है कि प्रीवियस ईयर मैथ्स की सीरीज चल रही है जिसमें 2021 में आए गणित के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज हल मैं करा रहा हूँ, है ना। तो इस क्लास में जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा दीजिए, शेयर भी कर दीजिए कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो में मज़ा आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर प्रीवियस ईयर मैथ्स एसएससी जीडी का और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर रीजनिंग जो कि सुबह 6 बजे क्लास मिलती है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर रीजनिंग का भी क्लासेस चल रही हैं और जिसमें रीजनिंग 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसके रीजनिंग के प्रश्नों को शिफ्ट वाइज जिस तरह से मैथ्स यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं उसी तरह से रीजनिंग भी सॉल्व करा रहे हैं। डेली सुबह 6 बजे इसकी एक क्लास आपको मिलती है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 42 सही 1/5 भागित और इस तरह से दिया गया है, इसका मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो सही बटे है ना इसे भिन्न में बदल लेंगे। तो 5 दूनी 10, 1 11, 5 चौको 20, 1 21, कितना आ जाएगा 211/5 भागित 36 प्लस 2/3 ऑफ 15 है तो 3 से काट देंगे, 3 25 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस। इधर देखिए 24 भागित 8 है तो 8 त्रिका 24, 3 आ जाएगा और 5 3 15, 15 4 कितना होगा 19 और 19/5 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। 211/5 भागित 36 और 10 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा 46 माइनस कितना है 19/5। अब 5 एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 छक्के 30, 5 चौको 20 और 3 23 माइनस 19/5। यहाँ पर कितना है 211/5 और ये भाग लगा हुआ है, ठीक है। तो बचेगा कितना यहाँ पे 211/5 और भाग को बना लेंगे गुणा, 5 ऊपर चला जाएगा और बटे 230 में से 19 घटेगा, कितना बचेगा 211। 211 से 211 कैंसिल और 5 से 5 कैंसिल, कितना बच जाएगा दोस्त, यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 211 से 211 कितना बचेगा 1 बच जाएगा और 1 यहाँ पर ऑप्शन 3 सही होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 6564, 7416 और 8907 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल ज्ञात करें। देखिए जब हमसे ये बोला जाए कि इन सभी संख्याओं को किसी एक संख्या से विभाजित कर रहे हैं और उससे विभाजित करने पर हमें समान शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में करेंगे क्या। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, इस संख्या में इसको माइनस करना है और इसमें इसको माइनस करना है और इस बड़ी वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या को भी माइनस करना है और फिर उन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकाल लेना है। उनका जो एचसीएफ निकलेगा वही संख्या ऐसी संख्या मिल जाएगी जिससे भाग करने पर यहाँ पर समान शेष बचेगा। तो जब हम 7416 में से 6564 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 और यहाँ पर 5, यहाँ पर कितना बचेगा 8, ठीक है 852 बचेगा। और इसके बाद जब हम माइनस करेंगे 8907 में से 7416 को तो यहाँ पर कितना बचेगा 1491 बचेगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम 8907 में 6564 को माइनस करेंगे तब क्या बचेगा 2343 बचेगा, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इनका एचसीएफ निकालना है। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेना है और जो एचसीएफ होगा वही संख्या हो जाएगी। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 852 से भाग करेंगे 1491 को, एक बार जाएगा 852
52 आएगा। यहाँ पर बचेगा 9 और इधर कितना बचेगा 3 और इधर 6। ठीक है, अब 639 से भाग करना है 852 को। एक बार जाएगा फिर से 639, कितना बचेगा 3 1 2 213। 213 से भाग करना है 639 को, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 639 पूरा कैंसिल हुआ। यानी 852 और 1491 का HCF क्या है 213 है। अब 213 से 2343 को भाग करेंगे और देखेंगे क्या यह संख्या भी इस संख्या से 213 से विभाजित हो रही है। अगर यह भी विभाजित होगी तो HCF क्या होगा 213 हो जाएगा। ठीक है, 213 1 2 3 और यहाँ पर फिर से आ जाएगा 213, यानी अभी विभाजित हो जाएगी। तो इनका HCF कितना आया है दोस्त 213। इसका मतलब वह जो सबसे बड़ी संख्या है वह 213 ही है, जिससे इन सभी संख्याओं को भाग करने पर समान शेषफल बचेगा। तो इसके अंकों का योग क्या होगा 3 + 1 4 + 2 6, कितना हो जाएगा 2 + 1 + 3, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 6 यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, यही आंसर होगा। ठीक है, देखिए कुछ प्रश्न आपको पूरे सेट में 2 से 3 प्रश्न तो कैलकुलेटिव और लेंदी मिलेंगे ही, है ना, तो उनसे घबराना नहीं है, उनको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा की बचत उसके व्यय के 40% के बराबर है। मान लीजिए व्यय राधा का है 100, तो बचत क्या होगी, क्योंकि व्यय के 40% के बराबर है तो बचत कितनी होगी 40 होगी। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। अब बताइए अगर व्यय दिया गया है और बचत दिया गया है तो आय क्या होगी, आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत। यानी किसी व्यक्ति की आय जो है वह क्या होगी, जो वह खर्च कर रहा है और जो बचा रहा है उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो उसकी आय मिल जाएगी। तो आय कितनी होगी इनकी 140 होगी। अब उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, प्लस कितना हो रहा है 25%, तो 140 का 25% क्या होगा, 140 का 25% क्या होगा 4 × 12 4 × 5 20, यानी 35 होगा। ठीक है, 25% का मतलब 1/4। 140 का 25% हुआ 35। 35 की वृद्धि हो रही है आय में और व्यय में 40 की वृद्धि होती है। व्यय कितना बढ़ रहा है 40% बढ़ रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है, तो व्यय 100 था और कितना हो जाएगा +40 हो जाएगा। अब बताइए कमाई किसी की बढ़ रही है 35 और खर्चा बढ़ रहा है 40, तो बचत क्या बढ़ेगी। देखिए 35 कमाई इसकी बढ़ रही है, 35 रुपए कोई ज्यादा कमा रहा है, लेकिन खर्चा 40 ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब जो पहले से 5 बचा रहा था, वो जितना भी बचा रहा था 40 बचा रहा था, इसमें अब वो 5 कम बचाएगा। इसमें क्या होगा 5 की कमी होगी, और यह 5 की कमी किस में से हो रही है 40 में से हो रही है। तो बचत में कितनी वृद्धि या कमी होती है, क्या करेंगे 5/40 या कमी होगी गुणे 100, 5 × 8 = 40। ठीक है, 8 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 दूनी 8 और यहाँ पर 25, 25/2 कितना आ जाएगा 12.5% की कमी होगी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इतना बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ट्रेन की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुबह 10:20 से दोपहर 1:50 तक इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। इसके द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए स्पीड तो दिया गया है, स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड जो है वो बिल्कुल साधारण तरीके से दिया गया है, लेकिन जो टाइम है, टाइम हमें दिया जा रहा है बजे कि 10:20 से लेकर के 1:50 तक। तो इसके बीच में हमें निकालना होगा कि कितने घंटे का टाइम हुआ है। अब 10:20 से 1:50 तक कितना समय हुआ है, कितने घंटे हुए हैं, यह हमें सबसे पहले निकालना होगा। और फिर डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम कैसे निकालेंगे देखिए जरा, 10:20 से 12 बजे तक या 12:20 तक कितने घंटे होंगे
2 घंटे होंगे। 10 से 12 के बीच कितना घंटा होगा? 2 घंटा। तो 10:20 से 12:20 तक कितना घंटा? 2 घंटा। और प्लस यह 1:30 तक कितना घंटा? 1:20 तक कितना घंटा? 3 घंटा। और फिर 30 मिनट और, यानी 3 घंटे 30 मिनट, इसका मतलब 3 सही 1/2 घंटे यहाँ पर हुए हैं। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोपहर का 1:50 है ना, और दोपहर के 1:50 को क्या कहा जाता है? 13 बोला जाता है, क्योंकि 12 के बाद 1 बजा तो 12 1 13, 13:50 में 10:20 को माइनस कर दीजिए। यहाँ पर कितना आएगा? 30, और यहाँ पर कितना आएगा? 3, यानी 3 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। और 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/2 घंटा। ठीक है ना? समझ गया बिल्कुल कि आप समय को कैसे निकालेंगे, दो समयों के बीच में जो गैप है वहां कितने घंटे हुए हैं आप किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए 3 सही 1/2 घंटे को अगर सही भिन्न में बदले तो 3 दूनी 6 1 7, यानी 7/2 घंटे टोटल यहाँ पर टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस क्या होगी, दूरी क्या होगी? 80 गुणित 7/2, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 40, 4 सत्ते 28, यानी 280 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 280 किलोमीटर। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। ए और बी के पास कुल 4,655 रुपए हैं। यदि ए के पास मौजूद धनराशि का 4/15 भाग बी के पास मौजूद धनराशि के 2/5 भाग के बराबर हो तो बी के पास मौजूद धनराशि क्या है? सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकालेंगे। और रेशियो कैसे निकलेगा? ए का 4/15 भाग बराबर है बी के 2/5 भाग के। ठीक है। अब देखिए बी को पक्षांतर कर देंगे तो इधर का क्या आ जाएगा? ए बटे में बी आ जाएगा। और 2/5 इधर लिखा हुआ है गुणा, जब इसको पक्षांतर करेंगे उधर तो ये संख्याएं पलट जाएंगी। 15 बटे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 3 15, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, यानी अनुपात कितना आ जाएगा? 3:2। ए अगर 3 है तो बी कितना है? 2, और ए और बी दोनों मिला करके कितना है? 5 है, और 5 यूनिट बराबर कुल टोटल कितना दिया गया है? 4,655। बी के पास मौजूद धनराशि पूछा जा रहा है, यानी 2 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। बी के पास कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट बराबर क्या होगा? 5 से काट देंगे, 5 नहीं 45, 5 3 15, 5 एकम 5, और 2 यूनिट बराबर क्या होगा? 2 से गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 नहीं 18, 1862, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, आपको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा क्लास को। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करना है और हमें पता है कि बोडमास का रूल यहाँ पर यूज करना है। और बोडमास के रूल में क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट और उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड करना है यानी भाग करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट और उसके बाद ऑफ। तो यहाँ पर तो कुछ ब्रैकेट हमें दिख नहीं रहा है, ऑफ दिख रहा है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 13 25 65, यानी 78 भागित 65 या फिर 78/65 यहाँ पर हो जाएगा। माइनस 48 भागित 72 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा? 48/72 गुणे कितना? 3, माइनस 15/8 माइनस 29 में से 23 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। तो 15/8 गुणे 15/8 गुणे यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। उसके बाद यह क्या लगा है? -17 ऑफ 4। ठीक है। यहाँ पर 13 से काटेंगे, 13 छंग 78 और 13 25 65, यहाँ पर 6/5 आ जाएगा। माइनस 24 से काटेंगे, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। माइनस 2 से काट देंगे तो 2 चौको 8 और 2 तिया 6, और 3 से गुणा कराएंगे तो 15 तिया 45 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 45/4। माइनस यहाँ पर कितना है? 17 है ऑफ 4। फिर से एक बार यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे और सरल करते हैं तो 6/5 माइनस 4 एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 प्लस 45 माइनस 17 चौको 68
ऑफ 4। अब यहाँ पर कितना आएगा 6/5 माइनस, देखिए 8 घटेगा 68 में से, माइनस का 60 आएगा और 45 है यहाँ पर, तो -60 + 45 कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। और माइनस का 15 इधर है और ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस इधर है तो माइनस माइनस क्या होगा 15/4 गुणे ऑफ लगा है तो ऑफ या फिर गुणा लगा लेंगे 4, और ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा ही होता है, जब गुणा करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यह कितना लिखा है 15 + 6/5, इसे हम क्या लिख सकते हैं 15 + 5 × 5 1 सही 5, 1 सही 1/5, तो 15 × 1 16, 16 सही 1/5 यहाँ पर आंसर आ जाएगा और यह ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 500 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। उनमें से एक वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है। यदि अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती हैं और पूरे सौदे में टोटल 20% की हानि होती है तो शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। देखिए हम चाहें तो 500 का यूज ना करें, यहाँ पर 100 मान लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक वस्तु खरीदी जा रही है मान लीजिए 100 यूनिट में, 3 वस्तुएं हैं, तीनों कितने में खरीदी जा रही है 100 में खरीदी जा रही है। अब टोटल में 20% की हानि हो रही है। टोटल यहाँ पर कितना हुआ 300 रुपया हुआ, अगर 100 रुपए की खरीदी गई तो टोटल कितना हुआ 300 हुआ, और 300 में 20% की हानि हो रही है, यानी कितनी हानि हो रही है तो 60 की हानि हो रही है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 या 60, टोटल 60 यूनिट की या टोटल 60 रुपए की मान लीजिए हानि हो रही है अगर 100 रुपए में खरीदी गई है वस्तुएं तो। अब एक वस्तु में क्या हो रहा है 12% के लाभ पर बेची जा रही है, तो इसमें +12 लाभ मिल चुका है, इसमें 12 का लाभ मिल चुका है। अब यहां पर हानि होनी चाहिए, और हानि टोटल कितने की होनी चाहिए, टोटल 60 की हानि होनी चाहिए, लेकिन यहां पर 12 लाभ हो चुका है, तो यहां पर इस 12 को भी मैनेज करना है, यानी अब इन दोनों में मिला करके कितनी की हानि होनी चाहिए 60 ये हानि होनी चाहिए, और ये जो 12 लाभ हुआ है इस पहली वस्तु में इसकी भी हानि यहां पर इन दोनों में मिला करके होनी चाहिए। तो टोटल 60 + 12 यानी 72 की हानि होनी चाहिए इन दोनों वस्तुओं में, और दोनों बराबर बराबर हानि पर बेची जाएंगी, यानी 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, दोनों को मिला करके लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, तो दोनों को मिला करके रेट कितना है 100 + 100 यानी 200 है, और 200 में 72 की हानि करनी है तो 72/200 गुणित 100 कितना आ जाएगा दोस्त 36 दूनी 72 यानी 36%। तो यहां पर दोनों को मिला करके कितनी हानि करनी होगी 36% की हानि करनी होगी, जिससे टोटल में 20% की हानि हो जाएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 36 दिनों और 48 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। शेष कार्य को सी द्वारा अकेले 10 दिनों में पूरा किया गया। ए और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 62.5% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, वीडियो को पुश करिएगा और खुद से एक बार ट्राई करिएगा कॉपी पेन लेकर के, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिए ए और बी 2 लोग हैं। ए 36 दिनों में काम को कंप्लीट करता है और बी 48 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। इनका एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम कितना है 144 मान लेंगे, और 36 चौको 144, 48 और 3 का गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। इन दोनों को मिला करके इनकी क्षमताएं कितनी है दोस्त 4 और 3 7 हैं। दोनों ने मिल करके कितने दिन तक काम किया है 12 दिनों तक, तो 7 × 12 कितना काम कर लेंगे 12 × 84 काम कर लेंगे, और 144 टोटल काम है, 84 काम यह कंप्लीट कर लेंगे तो बचेगा कितना 60 काम बचेगा। काम कितना बचेगा 60 काम बचेगा, और सी अकेले 10 दिनों में इस काम को पूरा कर लेता है। जो शेष काम बचता है उसे सी अकेले पूरा करता है, तो सी की क्षमता कितनी है 60/10 यानी 6 क्षमता है। सी की क्षमता अगर देखी जाए तो कितनी है दोस्त 6 है। अब अगर ए और सी दोनों साथ मिल करके काम को करेंगे तो ए और सी की क्षमता कितनी होगी, ए और सी की क्षमता 4 + 6 कितनी होगी 10 होगी। ए प्लस सी की क्षमता जो है 10 होगी, लेकिन मूल कार्य पूरा नहीं करना है। पूरे कार्य 144 ये टोटल कार्य है, इसका कितना हिस्सा करना है 62.5
5% हिस्सा इसका करना है। ठीक है, और 62.5% है तो 144 गुणे 62.5 बटे 100 कर देंगे। यह टोटल कार्य इसे कंप्लीट करना है और इनकी क्षमता कितनी है, 10 है, तो बटे 10 कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कितने दिन लगेंगे यह हमारा निकल आएगा। अगर यहाँ से इस दशमलव को हटा दें तो एक जीरो और बढ़ा देंगे। 25 का गुणा करेंगे 625 आएगा और 25 चौको 100। 25 से फिर से काटेंगे तो इधर आएगा 4, 4 से काटेंगे तो 4 तियां 12, 4 छंग 24, फिर से 4 से काटेंगे तो 4 निमा 36, यानी यहाँ पर कितना आ गया है, 9 दिन आ गया है। तो अगर ए और सी शेष कार्य के 62.5% हिस्से को करें तो उन्हें 9 दिन का समय लगेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए, बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। तीनों का औसत वजन कितना है, 60 केजी है। ए और बी का औसत वजन कितना है, 45 केजी। तो कम कितना है, देखिए 15 केजी कम है। औसत में कितना कम है, 15 केजी, और कितने लोग हैं, 2, यानी टोटल कितना कम होगा, 15 दूनी 30 केजी कम होगा। यानी सी का वजन जो है वह औसत से 30 केजी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें बैलेंस रखना है ना। औसत वजन टोटल 60 होना चाहिए। इसका मतलब है अगर इन दोनों का मिला करके 30 केजी कम है औसत से, तो सी का वजन औसत से 30 केजी ज्यादा होगा। यानी कितना होगा, 60 + 30 बराबर 90 केजी होगा। तो सी का वजन क्या होगा दोस्त, 90 केजी होगा। देखिए अगर इसे कॉन्सेप्ट से समझें, ठीक है, इसे बेसिक कॉन्सेप्ट से समझें तो क्या होगा, ए, बी और सी 3 लोग हैं, तीनों का वजन कितना है, 60 केजी है। तो इनका वजन का योग कितना होगा, ए + बी + सी 36 का 18, 180 केजी होगा। ठीक है, और ए और बी का औसत वजन 45 है, और तो दोनों का योग क्या होगा, ए + बी 90 केजी होगा। अब अगर C का वजन निकालना है तो क्या करेंगे, A + B + C में से A + B को माइनस कर देंगे तो C का वजन आ जाएगा 180 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, 90 केजी आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। P अनुपात Q बराबर दिया गया है। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न या इजी प्रश्न कह सकते हैं कि देखते ही आंसर बन जाए। कुछ प्रश्न इतने अच्छे आ जाएंगे कि आपको देखते ही आंसर बन जाएगा, और कुछ प्रश्न कैलकुलेटिव आएंगे जिनमें टाइम लगेगा। तो यह आप पर निर्भर है कि आप किस प्रश्न को करते हैं, किस प्रश्न को स्किप करते हैं, किस प्रश्न को फर्स्ट अटेम्प्ट में करते हैं, किस प्रश्न को छोड़ते हैं और किस प्रश्न को सेकेंड अटेम्प्ट में सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में क्या है, P और Q का अनुपात दिया गया है 2, 3, यानी P अगर 2 है तो Q कितना है, 3 है। बस यहाँ पर P की वैल्यू रखो, यहाँ पर Q की वैल्यू रखो। P बराबर 2 रखेंगे कितना होगा, 2 दूनी 4, प्लस Q बराबर 3 रखेंगे तो 3 अनुपात। P बराबर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, और Q बराबर 3 रखेंगे तो 3 रख के 9, कितना आ जाएगा, 7 अनुपात 10 - 9 यानी 1। बस यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 7 अनुपात 1 उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, 713 की धनराशि को 3 भागों में। बहुत शानदार प्रश्न है ना। यहां पर भी आपको क्या कर लेना है, बस केवल अनुपात निकाल लेना है। अगर आपने सरल अनुपात निकाल लिया तो बस समझ लीजिए प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ए, बी और सी का जो अनुपात दिया गया है वो 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 दिया गया है। और जब इस तरह से अनुपात दिया जाए, सरल अनुपात निकालना हो तो हर में जो संख्या हो उनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा, और प्रत्येक अनुपात को 12 से गुणा करा देंगे। जब इसे 12 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, जब 12 से गुणा कराएंगे तो 2 छाके 12 यानी 6 आ जाएगा अनुपात। इसे 12 से गुणा कराएंगे 3 चौको 12 और 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। इसे 12 से गुणा कराएंगे तो 4 तियां 12, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। तो अनुपात कितना है दोस्त, 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ गया है। टोटल धनराशि कितनी है, 713 है, और टोटल यहां पर इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 6 15 और 15 8 23, और 23 यूनिट बराबर कितना है, 713 है। 23 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 23 तियां कितना होगा, 69 होगा। तो 23 तियां 69, 2 71 और 23 एकम 23, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। सी का मान बताना है, सी बराबर कितने यूनिट है, 9 यूनिट। तो 9 बराबर 9 एकम 9, 9 त्रिका 27 यानी 279 यहां पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 रुपए और 6 वर्ष में 800 हो जाती है, वह धनराशि क्या है। क्या शानदार प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए थे, है ना। बहुत ज़्यादा कठिन शिफ्ट नहीं थी या, लेकिन कुछ प्रश्न तो 1-2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे उस तरह से, ठीक है। तो 5 वर्षों में कितनी राशि थी, 750 रुपए थी, और 6 वर्ष में कितनी हो गई, 800 हो गई। तो देखिए ब्याज कितना मिला, क्योंकि साधारण ब्याज है, हर वर्ष समान मिलेगा। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला, 1 वर्ष में तो 50 का ब्याज मिला ना, 750 से 800 हुई है, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 50 मिला है। अब अगर 5 वर्षों में ब्याज देखें तो 5 वर्षों में ब्याज कितना मिला रहा होगा, 5 पंचे 25 यानी 250 मिला रहा होगा। और देखो यह जो राशि 750 हुई है, यह 5 वर्षों के बाद हुई है। इसका मतलब मूलधन में 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा, एसआई जुड़ा होगा 5 वर्षों का, तब यह 750 हुई है। और 5 वर्षों का एसआई कितना है, 250, तो P प्लस 250 बराबर 750 के रहा होगा। तो P बराबर क्या होगा, 750 माइनस 250, यानी 500 रुपया यहाँ पर मूलधन रहा होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कुछ संख्याओं का औसत 37 है, यदि उनमें से 3/5 संख्याओं में से प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाता है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 9 घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखो बिल्कुल शानदार सा तरीका बताऊंगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ समझना इसे। मान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 3/5 संख्या है ना, तो टोटल संख्या है मान लो 5 है, उसमें 3 संख्याओं में क्या करना है, +7 करना है, और बचेंगी कितनी शेष संख्या, 2, और 2 संख्याओं में क्या करना है, -9 करना है। अब जब 3 संख्याओं में +7 करेंगे तो 7 त्रिक का 21, टोटल कितना होगा, 21 होगा। जब 2 संख्याओं में -9 करेंगे तो 9 दूनी 18, माइनस कितना होगा, 18 होगा। ओवरऑल कितना दोस्त बढ़ेगा, +3 बढ़ेगा। ओवरऑल कितना बढ़ेगा, +3 बढ़ेगा। लेकिन संख्याएं कितनी है, 5, तो औसत में कितना बढ़ेगा, 3/5 यानी 0.5 के 30, 0.6। औसत जितना रहा होगा उससे 0.6 बढ़ जाएगा। औसत कितना था मेरे प्यारे दोस्त, 37 था, प्लस कितना हो जाएगा, 0.6 यानी 37.6। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए क्लास को और बढ़िए आगे। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ए प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो देखें हम निकाल लेंगे कि ए कितने घंटों में कार्य को करता है। ए अगर 6 दिन प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहा है, 15 दिनों में काम कर रहा है, तो कितने घंटों में काम कर रहा है, 15 छक्के 90 घंटों में काम कंप्लीट कर रहा है। और बी जो है उसी काम को 5 घंटे करके 10 दिनों में यानी 50 घंटों में काम को कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये दो मिल जाएं तो कितने घंटों में काम को कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले तो ये निकालेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 450, और 450 क्या है, टोटल काम है। अब ए की क्षमता कितनी होगी, 9 पंचे 45 यानी 5 यूनिट, और बी की क्षमता क्या होगी, 9 यूनिट होगी। अब देखो दोस्त, अगर इनको दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों मिल करके कितना काम करेंगे, 9 5 14 काम करेंगे। 1 घंटे में 14 काम करेंगे, तो 450 काम को टोटल कितने घंटे में करेंगे, 450/14 घंटे में। लेकिन बोला जा रहा है कि वह प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं। अब यहाँ पे 450/14 घंटे आया, एक दिन में 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितने दिन यहाँ पर लगे होंगे, बटे क्या कर देंगे 9, और 9 पंचे 45 यानी 50/14। तो 14 तियां 42, और बचेगा कितना 8, 8/14 यानी 3 सही, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 4/7, 3 सही 4/7 दिन यहाँ पर इन्हें लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, किसी वस्तु को 299.20 में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। यदि वह 350.20 में बेचता है तो उसे होने वाले लाभ या हानि की गणना करो। देखो बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा है प्रश्न। अगर सीपी इसका 100 मान लेते हैं तो हानि हो रही है ना 12 की, मतलब कितने यूनिट में बिक रहा है, 88 यूनिट में। और 88 यूनिट बराबर किसके है, 299.2 के।
और हमको निकालना कितना है, जब 350 में बेचे तो कितने यूनिट में बिकेगा, बस इतना निकाल लें तो पता चल जाएगा 100 में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो 350 रुपया बराबर कितना होगा, 350.2 बराबर कितना होगा 88/299.2 गुणे 350.2। ये दशमलव से दशमलव हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर ये दशमलव भी हट जाएगा और ये वाला भी हट जाएगा। ठीक है, अब यहां पर 11 से देखिए कट रहा है, 11 8 88, तो 11 से ये भी कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 7 77, फिर से 11 दूनी 22। 8 से कट जाएगा 8, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, 34 आ जाएगा। 17 से कट जाएगा 17 दूनी 34, इधर 17 दूनी 34 और 17 छक्के 102। अब 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2 0, 2 3 6, मतलब 350.2 रुपया बराबर कितने यूनिट के है 103। और जब 100 का खरीदा गया है, जब लाल हानि में बेचा जा रहा था तो 88 यूनिट में बिक रहा था, अब 103 यूनिट में बिक रहा है, मतलब कितना लाभ हो रहा है 3 का, तो 100 में से 3 का लाभ यानी 3% का लाभ होगा। बस यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। एक वस्तु का सूची मूल्य 18,000 रुपया है और इस पर 12% की छूट दी गई है। शुद्ध विक्रय मूल्य 14,414.40 करने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। अब देखो 18,000 तो रुपया है, 12% की छूट दे दी गई तो कितने में बेचा जाएगा, 88 यूनिट में बेचा जाएगा गुणित। अब कितनी और छूट दी जाए, तो 100 माइनस एक्स, मान लेते हैं x% की छूट दी गई है, तो 100 माइनस एक्स बटे में 100 बराबर कितना आना चाहिए, 14,41,4.4, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 1 0 से ये 0 भी कट जाएगा, 11 से कटेगा 11 8 88, 11 से काटें इसको कितना आ जाएगा, 11 एकम 11, इधर होगा 3 तो 11 3 33, फिर 11 एकम 11 0, 11 चौको 44, 10 को इधर भेज देंगे तो यह दशमलव इसका हट जाएगा। ठीक है, 10 से इधर गुणा करा दिया गया। अब यहाँ पे बचा कितना 131.04 और इधर बचा 18, 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 और 5 इधर आएगा, तो 8 छंग 48, 3 51, 8 त्रिका 24, 8 अट्ठे 64। अब बचा इधर 18, 9 से काट देंगे तो 9 दूनी 18 और 9 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9 और 7 16, तो 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 2 इधर है, 2 को इधर भेजेंगे काट देंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस एक्स बराबर 91। तो दोस्त x को भेज देंगे इधर, 91 को इधर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9%। बस कैलकुलेशन है, इतना कैलकुलेशन कर लिया, समझ लो आंसर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। सीमा और गीता एक ही समय में स्थान A से 90 किलोमीटर दूर स्थित स्थान B के लिए यात्रा शुरू करती हैं। यह है स्थान A और यहाँ पे है स्थान B और इसकी यह दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर है। ठीक है, सीमा की चाल गीता की चाल से 3 किलोमीटर कम है। सीमा और गीता, सीमा की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम है गीता की चाल से। गीता की अगर x है तो सीमा की x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, गीता स्थान A स्थान B पर पहुंचती है और तुरंत वापस चलना शुरू करती है। मार्ग में वह स्थान B से यानी यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर इस जगह पर सीता से मिल जाती है, सीमा से मिल जाती है। ठीक है, तो जो गीता है वो यहाँ से ले करके यहाँ तक गई और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक आ गई। तो कितने किलोमीटर चली टोटल, 90 प्लस 15 चली हैं। 90 प्लस 15 यानी 105 किलोमीटर कौन चला है, गीता चली है। और जो सीमा है वह कितने किलोमीटर चली, यहां से लेकर के यहां तक, और यह कितना है, 90 में 15 को माइनस कर दें, कितना है 90 माइनस 15 यानी 75। यह कितना है, 75 यूनिट के बराबर है। ठीक है,
अब देखो 75 और 105 इनके दूरी का अनुपात है। अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए तो जो डिस्टेंस है वह बराबर काहे के होता है, स्पीड के, यानी डिस्टेंस समानुपाती होता है चाल के। तो दूरी का अनुपात चाल के अनुपात के बराबर होगा और इनके दूरी का जो अंतर है वह कितना है, 30 यूनिट है। 30 यूनिट बराबर कितने के है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे के है, यानी 1 यूनिट बराबर 3/10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 105 यूनिट बराबर क्या होगा, 3/30 है ना, तो 1/10, 1 यूनिट बराबर 1/10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 105 गीता की क्योंकि पूछा जा रहा है ना, गीता की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, गीता की चाल कितनी है, 105 यूनिट है, और 105 यूनिट बराबर क्या होगा, 105/10 यानी 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 2.6 मीटर लंबा है। ठीक है, विकर्ण है ये। और वर्ग का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल एक तो होता है भुजा स्क्वायर, या फिर दूसरा क्या होता है 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर, क्योंकि विकर्ण बराबर क्या होता है √2 इंटू भुजा। और हमको जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहां से आ जाएगा भुजा स्क्वायर, और √2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए ना भुजा स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो क्या कर देते हैं 1/2 कर देते हैं। ये तो आप लॉजिक यहां से समझ गए होंगे। अब करना क्या है, 1/2 गुणे विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 गुणित विकर्ण कितना है 2.6 गुणी 2.6, 2 से काट देंगे 1.3 आएगा, और 13 छंग 78 के 8, हाथ से लगे 7, 13 दूनी 26, और 26 और 7 कितना हो जाएगा 33। 1 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 3.38 वर्ग मीटर, यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा। उसने एक निश्चित ग्राहक को 25% और 16% की 2 क्रमिक छूट दी। इसके परिणाम स्वरूप उसे 590 रुपए की हानि हुई। उसने उस ग्राहक को वस्तु किस मूल्य पर बेची यह बताना है। तो सीपी मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं 1000 रुपया है। अगर इस पर 40% अधिक इसका जो मार्क प्राइस है, एमपी है, अंकित मूल्य है, वह 40% अधिक रखा जाए, तो 1000 का 40% क्या होगा 400 होगा। 40% अधिक रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। अब 1400 में छूट क्या क्या दिया जा रहा है 25% और 16% की, तो 1400 गुणित 25% की छूट यानी 75/100, और 16% की छूट तो 84/100। 25 से काटेंगे 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 से काटेंगे 25, 25 चौको 100, और 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 14 तिया 42 और 21, या फिर इसे कर ले गुड़ा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 63 गुड़े 14, कितने यूनिट आएगा, ये क्या आएगा सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि 1400 में वो छूट दे करके बेच रहा है। तो 14 तिया 42 के 2 हासिल लगे 4, 14 छंग 84 और 4 88। जो एसपी आया है वो कितना आया है, एसपी यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आया 882, यानी 882 यूनिट में बेच रहा है। मतलब 1000 में खरीदा, 1400 अंकित किया, 882 में बेचा, उसको हानि कितने की हुई 590 रुपए की हुई है। अगर यहाँ पर सीपी 1000 था, बेचा एसपी 882 में, तो कितने की हानि हुई, तो यहाँ पर घटा लेते हैं 1000 में 882 को, कितने यूनिट आ जाएगा 882 और 18, 118 आ जाएगा। ठीक है, आठ 890 तो 100, ठीक है 118 यूनिट आएगा। और 118 यूनिट बराबर किसके है 590 रुपए के है।
तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा 18 पंचे 90 यानी 5 रुपए के बराबर होगा। 1 यूनिट बराबर 5 रुपए। अब पूछा क्या जा रहा है कि उस ग्राहक को वस्तु किस मूल्य पर बेचा है। ग्राहक को बेचा कितने में 882 यूनिट में, तो 882 यूनिट बराबर क्या होगा 8 पंचे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 चौको 32 और 32 4 5 दूनी 10 हासिल लगा 1, 5 अट्ठे 40 1 41 का 1 हासिल लगे 4, 5 अट्ठे 40 और 4 44, कितना आएगा 4410 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही होगा। समझ में आया कुछ, क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20, यदि पूर्णांक के संख्याओं 3, 5 और 10 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाज्य अगला बड़ा पूर्णांक ज्ञात करो। इससे बड़ा पूर्णांक जो होगा वह क्या होगा। अब देखो, अगर k विभाज्य है इन संख्याओं से तो 2k भी इन संख्याओं से विभाज्य होगा, लेकिन k + 10 क्या होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फिर यह 3 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि संख्या k तो 3 से विभाज्य होगा, लेकिन क्या 10 विभाज्य है नहीं है। इसी तरह से k + 2 में ना तो यह 5 से विभाज्य है ना ही 10 से। k + 20 में 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन कौन सा सही होगा 2k सही हो जाएगा। इसका आप उदाहरण अगर समझना चाहें तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक संख्या, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 10, 5 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 30। संख्या 30 है जो 3 से भी विभाज्य है, 5 से भी है, 10 से भी है। अब अगर इसमें 10 जोड़ देते हैं तो कितना होगा 40। क्या यह 3 से कटेगा नहीं कटेगा, मतलब गलत, यह संख्या फिर 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब अगर यहाँ पर केवल 2 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 32। क्या संख्या 3 से कटेगी नहीं कटेगी, 10 से भी नहीं कटेगी। अगर इसमें 20 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 30, 20, 50, 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, लेकिन क्या 3 से कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब यह भी गलत होगा। लेकिन अगर 30 दूनी 60 कर दें तो यह 3, 5 और 10 सबसे कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा 2k सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीता 900 में से 756 अंक हासिल किए और उसके भाई अवि ने 500 में से 350 अंक हासिल किए। अवि को कितने अंक और प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके और सीता के प्राप्तांकों के प्रतिशत बराबर हो। प्रतिशत बराबर करना है तो प्रतिशत निकाल लीजिए। प्रतिशत निकालना है, लेकिन किसका सीता का, क्योंकि सीता के बराबर चाहिए ना अवि को। तो सीता का प्रतिशत निकालेंगे कि 756 अंक जो हासिल किए हैं 900 में से, यह कितने प्रतिशत के बराबर हैं। तो कितना प्रतिशत के बराबर है 9 अट्ठे 72 और 9 चौको 36, यानी सीता ने कितने प्रतिशत अंक पाए भाई 84% अंक प्राप्त किए। अवि की लालसा भी क्या है कि वह भी 84% अंक प्राप्त करे। तो 500 में उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए 500 का 84% निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी उसे कितने अंक प्राप्त कर लेने चाहिए 420। अगर उसे सीता के बराबर अंक प्राप्त करने हैं तो 420 अंक प्राप्त करने चाहिए, लेकिन उसने किए कितने 350। तो भी और कितने चाहिए 420 माइनस 350, 0, 12 में से 5 गया कितना आया 7, यानी अभी और कितने चाहिए अभी 70 अंक और प्राप्त करने चाहिए अवि को, तब जाके वह सीता के प्राप्तांकों के बराबर प्रतिशत प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15,600 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। देखें 12 महीनों का ब्याज कितना है 12% ना, तो 3 महीनों का ब्याज क्या होगा, क्योंकि त्रैमासिक निकालना है तो 3 महीनों का ब्याज क्या होगा 3% होगा। आया समझ में, क्लियर हुआ। अगर 12 महीनों में 12% ब्याज मिलेगा तो 3 महीनों में कितना मिलेगा दोस्त 3% ब्याज मिलेगा। 9 महीनों तक ब्याज चाहिए और प्रत्येक 3 महीनों में ब्याज कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो एक बार 3 महीनों में, फिर अगले 3 महीनों में, फिर अगले 3 महीनों में, कितने बार ब्याज कलेक्ट होगा 3 बार। और राशि कितनी है दोस्त 15,600 है। ब्याज लगेगा 3%, फिर 3% और फिर 3%, इस तरह से 3 बार ब्याज लगेगा और यहाँ पर जो ब्याज आएगा ना वही इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा।
तो 156 डबल जीरो का अगर 3% निकालें कितना होगा, 3 छंग 18, 3 पची 15, 1 16, 3 एकम 3 1 4, 468 और दूसरे साल क्या होगा 468 इस मूलधन पर प्राप्त होगा। और इस ब्याज का 3% ब्याज कितना होगा, 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18 2 20, 3 चौको 12 2 14, 14.04 प्राप्त होगा। और तीसरा त्रैमासिक होगा उसमें कितना ब्याज 468, तो इसका ब्याज प्राप्त होगा। और इसका 14.04, इसका 14.04 कितना होगा, 14 दूनी 28.08 ब्याज प्राप्त होगा। इस 14.04 का जो 3% होगा ना वो बहुत कम होगा। देखिए यहाँ पर क्योंकि इतने आसपास कोई भी आंसर नहीं है तो हम चाहें तो बस इतने से ही निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर ये इतना कम होगा कि दशमलव के बाद परिवर्तन करेगा या फिर कहीं एक आधे अंक का परिवर्तन करेगा, जो कि हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसे काउंट कर लेते हैं। 8 8 8 8 त्रिका 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 त्रिका 18 2 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 2 14। इन सभी को जोड़ लिया, अब बचा कितना ये, तो 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 42.84 12 1 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.1 2 6 4 2 6 4 14, 1446.12 आया है। यहाँ पर दशमलव कुछ आता पॉइंट, वो जब जोड़ लेते तो 1446.54 भी आ जाता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। बस यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष में 13,860 और 8 वर्ष में 16,776 हो जाती है। अब देखिए साधारण ब्याज है तो 3 वर्ष में जो बढ़ा होगा राशि वो क्या होगी, 3 वर्षों का ब्याज होगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है, यहां पर घटा लेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 6, 7 में से 6 घटा 1 और 17 में से 8 घटा तो 9 और 5 में से 3 घटा तो 2, कितना आ जाएगा 2916। 3 वर्षों का ब्याज है। अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालें तो कितना आएगा, 3 9 27, 3 7 21, 3 दूनी 6, 972 आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें ब्याज की दर निकालना है तो हमें मूलधन पता होना चाहिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है, ब्याज की दर निकालनी है। तो मूलधन कैसे पता चलेगा, 5 वर्षों का ब्याज जुड़ करके राशि 13,860 हुई है, इसमें 5 वर्षों का ब्याज घटा देते हैं। तो सबसे पहले तो 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 9 45 और 3 48, कितना होगा 4860। 13,860 में से 13,860 में से 4860 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9,000। 9,000 यहां पर मूलधन प्राप्त हो गया है। P बराबर कितना है 9,000। और 1 वर्ष का ब्याज कितना है 972, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 972 का ब्याज मिला 1 वर्ष में 9,000 पर, इसका निकाल लेंगे 9,000 का 972 9,000 का कितना परसेंट है। डबल जीरो यहां से काट देंगे, 1 जीरो यहां से दशमलव लगेगा, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 0, 9 अट्ठे 72, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10.8%। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, 20,000 रुपए की धनराशि पर, यानी कि जो धनराशि है वह कितनी है 20,000। उसी दर पर यानी 10.8% है, बटे 100 कर देंगे। 3 सही 2/5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 5 3 15 2 17 गुणे 17/5। साधारण ब्याज कितना होगा यह हमें बताना है। बस अब हम सॉल्व कर लेंगे इसे, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, यह दशमलव हटाएंगे, 1 0 खिलाएंगे, इससे भी यह कट जाएगा, फिर से 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 17 अट्ठे कितना होता है, 17 चौको 68 और 17 अट्ठे कितना होगा 68 का दोगुना कर देंगे तो 8 8 16 और 6 6 12 1 13, 17 अट्ठे 136 होगा। तो 136 6 और 0 3, 17 कम 17 1 18, कितना हो जाएगा 1836 गुणे 4 हो जाएगा। इसको गुणा कर लेंगे, 4 छंग 24, हाथ से लगे 2, 4 तिया 12 2 14, 4 अट्ठे 32 1 33, 4 कम 4 3 7, कितना आ जाएगा 73,
44, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न कैलकुलेटिव रहेंगे ही, आपको सेट में मैंने पहले ही बताया कि कुछ प्रश्न इतने हल्के आएंगे कि आपको 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड में आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, और कुछ प्रश्न थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे जो मैं कहता हूं आप लोगों से कि उन्हें कोशिश करिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में स्किप करिए, सेकेंड अटेम्प्ट में उसे सॉल्व करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक दुकानदार 15,000 रुपए में एक ओवन खरीदा और इसे 19,200 में बेचा। उसने 350 रुपए चुंगी और 650 रुपए परिवहन शुल्क का भुगतान किया। उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो। देखिए 15,000 में तो खरीदा है ना, सीपी कितना है 15,000 है, लेकिन अभी उसने कितने खर्च किए 350 और 650, यानी 6 3 9 और 1 10, 1,000 रुपए और खर्च किया, तो जो टोटल उसे कॉस्ट प्राइस पड़ी है वह कितनी होगी 16,000 रुपए। सीपी कितना है 16,000 और बेचा कितने में, एसपी कितना है 19,200। तो कितने का लाभ हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ भाई, यहां पर देखिए 3200 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में 16,000 में से, और परसेंट निकालेंगे, डबल जीरो काट देंगे, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, 16 दूनी 32, यानी प्रॉफिट परसेंट अगर देखा जाए तो कितना आया 20%। तो उसे क्या होगा 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पुल की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और गहराई 3 मीटर है। उसमें 2.5 मीटर की गहराई तक पानी भरा जाता है। पुल में पानी की मात्रा कितनी है। देखो दोस्त, यहाँ पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि पुल का आयतन कितना है, पूछा जा रहा है कि पुल में पानी कितना भरा हुआ है। तो पानी कितनी गहराई तक भरा हुआ है 2.5 मीटर तक। हमें पानी का आयतन ज्ञात करना है। लंबाई कितनी होगी 15 और चौड़ाई कितनी होगी 10 और पानी की गहराई कितनी है 2.5। इसका मतलब 2.5 गहराई तक पानी भरा हुआ है। तो इसका टोटल का आयतन कितना आ जाएगा 25 दामा 250, लेकिन यहाँ पर दशमलव लगा है, जीरो कैंसिल हो जाएगा। 15 25 75 और 15 दूनी 30, 7 37, कितना आ जाएगा 375। यानी पानी कितना भरा हुआ है 325 किलो लीटर्स में पूछा जा रहा है। तो 375 यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, 375 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह 25 प्रश्न थे आज के। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए। अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए भी उन्हें शेयर कर सकते हैं, उससे आपके दोस्तों की भी हेल्प होगी और मेरी भी हेल्प होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आपकी ही हेल्प हो रही है, आपके दोस्तों की हो रही है, मेरी भी हेल्प हो रही है। तो आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको केवल शेयर करके मेरी हेल्प करने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ शिकायत करना चाहते हैं या कोई भी डाउट आपका है जो हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप इंस्टा आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में होगी, उससे आप पूछ सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, तो वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मैथ्स में थोड़े से वीक हैं, आप कमज़ोर हैं, तो आपके लिए एक सीरीज़ में चला रहा हूं। SD यादव बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, एक तरफ से टाइप वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूं। प्रतिदिन यानी डेली सुबह 10 बजे यह क्लास आपको मिलती है। डेली 10 बजे प्रीमियर होता है क्लास का। तो इस क्लास के साथ भी आप जुड़िए। अगर आपको मैथ्स में स्ट्रांग होना है, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, तो इस क्लास के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।